Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important UGC NET Commerce Paper 2 classes which is very helpful for the UGC NET. Now friends, today we are talking about the most important questions and especially for the UGC NET Commerce candidate who is preparing the UGC NET, then you can join my class. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास जो है यूजी नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए जो है तैयार करवाई जाती है। और जो भी कैंडिडेट जो है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरबी की हो या यूपीएस की हो या एसबीआई पीओ कलर की हो, तो सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन सी जानकारी आपको मिलने जा रही है जिससे कि आप इसका लाभ उठा सके। इसका मैं बता दूं कि यदि आपको कोई कठिनाई हो रहा है तो आप सवाल भी कर सकते हो मेरे से। और बता दो कि इसका जो भी मैं बताता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या उसकी जो है पॉज करके इसका रिकॉर्डिंग सुन लो, ताकि इसका लाभ उठाने में आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो या वर्ल्ड इकोनॉमी हो या यूजी नेट कॉमर्स से जुड़ा हुआ, यानी बेसिकली कहा जाए तो ये कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। अतिरिक्त चिकित्सा खर्चा भी जो है धारा 18D में दिखा है। तो यदि अपने बुजुर्ग माता पिता का जो है स्वास्थ्य बीमा नहीं लिया है और उनकी चिकित्सा सुविधाओं पर सालाना जो है कुछ वह करते हैं, तो इस खर्च को भी जो है आयकर की धारा 18D में दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं। आयकर अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है। इसके अनुसार जो है प्रीमियम के भुगतान पर डिडक्शन का फायदा खुद के साथ साथ बच्चे, माता पिता और पत्नी के लिए भी जो है मेडिक्लेम पॉलिसी पर भी मिलता है। या जरूरी नहीं कि अगर माता पिता के लिए ली गई हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं तो वो आप पर ही निर्भर हो, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही है कि 18D के तहत जो है इसको लाभ मिलता है, चाहे वो पत्नी हो या बच्चे हो या माँ बाप हो। तो चलते हैं क्या आयकर की धारा 18D, आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 18D के प्रावधान के अनुसार एक व्यक्ति अपने माता पिता की 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के स्वास्थ्य पर किए गए भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 50,000 तक छूट मिलती है। इस भुगतान में 50,000 प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, मेडिकल जांच के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये शामिल है। तो काफ़ी बड़ा है यह दावा भी जो है। नेक्स्ट चलते हैं। भुगतान बैंक के रूप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने 2021-22 की सितंबर तिमाही में 1 अरब लेनदेन का मुकाम पार कर लिया है। आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि सितंबर 2022 तक बैंकों का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित संपत्तियां जो है बढ़कर 8.1% पर आ सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों पर दबाव के संकेत हैं और इनके लोन की निगरानी की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना महामारी की चुनौतियां का अच्छी तरह से सामना किया गया है या भारत ने किया है। कोरोना के बाद वित्तीय संस्थाएं अच्छी स्थिति में है। बैंकों की बैलेंस शीट में भी जो है मजबूती बरकरार है, जो कि वित्तीय जो है संस्थाएं हैं उनकी भी पॉलिसी और रेगुलेटरी की मदद से जो है देश का वित्तीय बाजार स्थित है। तो बिल्कुल ये आरबीआई का कहना जो है कहीं ना कहीं जायज है और आशा है कि जल्दी जो है इस पे एनपीए को बैंक जो है कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं चलते हैं कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए एनपीएस के फायदे। नेशनल पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन प्राप्त करने व टैक्स बेनिफिट पाने की सुविधा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी पीआरएन बदले बिना एक कॉर्पोरेट से दूसरे में हस्तांतरण की सुविधा, मूल वेतन महंगाई भत्ते के 10% तक का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट हासिल करने की सुविधा, सुपर एनुएशन फंड का एनपीएस खाते में हस्तांतरण करने का विकल्प, 17 वर्ष की उम्र तक एनपीएस खाते में निवेश करने की सुविधा। क्या है कॉर्पोरेट एनपीएस? तो चलिए जानते हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस कॉर्पोरेट वर्ग के लिए बनाया गया एनपीएस का संस्करण है। या कॉर्पोरेट संस्थानों और अन्य रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा प्रदान करता है। या प्रोविडेंट फंड जैसे अन्य साधनों के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का एक साधन है। कॉर्पोरेट एनपीएस की औपचारिक रूप से दिसंबर 2011 में शुरुआत की गई थी। बता दो कि एनपीएस में हालिया में जो है 2019-20 से जो है लागू किया गया है, उसमें एक बदलाव हुआ था जिसमें कहा गया है कि पीपीएफ, ईपीएफ और एसएसवाई की तरह जो ये यानी एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आ गई है। तो चलिए कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत निम्नलिखित टैक्स बेनिफिट की बात की जाए तो कर्मचारी अंशदान पर कर्मचारियों का स्वयं का अंशदान मूल वेतन का 10% होता है।
जो कि मूल और महंगाई भत्ता तक धारा 80 CD1 के तहत आयकर छूट के लिए पात्र है, या आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रुपए तक समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत है। नियोक्ता अंशदान पर बात की जाए तो धारा 80 CCD के दो सब सेक्शन 2 के तहत अंतर्गत मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% यानी 7.5 लाख रुपए तक NPS, PF या सुपर एन्युएशन तक नियोक्ता का अनुदान होने पर तक छूट प्राप्त की जा सकती है। यह 80 CCE के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त है। स्वैच्छिक अंशदान यानी खुद से जो होता है वॉलंटियर्स, तो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से जो है NPS Tier 1 के खाते में 50,000 या उससे अधिक की राशि का अतिरिक्त निवेश कर सकता है। धारा 80 CCE के अलावा धारा 80 CCD1B के तहत अधिकतम 50,000 रुपये तक की टैक्स का कटौती का दावा कर सकता है। बता दें कि 2021 के बजट घोषणा के बाद जो है मुताबिक EPF खाते में 2.5 लाख रुपये से अधिक के सालाना योगदान पर मिला ब्याज कर योग्य होगा। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कर्मचारी इस अतिरिक्त राशि को NPS में निवेश कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, यानी ना तो जमा करने पर ना ही निकासी और ना ही मिलने वाले ब्याज पर टैक्स जो है मिलता है देना पड़ता है। हाल ही में जो है बदलाव किया गया था 2019-20 में ये वित्त वर्ष, तो बदलाव के बाद जो है मैच्योरिटी की पूरी जो है 60% रकम को विड्रॉवल पर टैक्स की छूट दी गई है। बदलाव से पहले तक केवल 40% विड्रॉवल पर टैक्स में छूट दी गई थी, जबकि 20% विड्रॉवल जो टैक्स पेबल था। NPS में टोटल मैच्योरिटी की 60% रकम ही निकालने की इजाजत है, बाकी 60% मैच्योरिटी रकम को एन्युटी प्लान में निवेश करना होता है जिससे पेंशन मिलती है। हालांकि एन्युटी में निवेश की जो है कहा जाए तो राशि जो है टैक्स फ्री है, और लेकिन एन्युटी के तहत रिटर्न के लिए के तौर पर मिलने वाली नियमित आमदनी पेंशन में टैक्स में कोई छूट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने हाल ही में नौकरी बदली है और EPF खाता को नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने काफी आसान कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है EPF इसको कहते हैं ने ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाया है। 6 चरणों का खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी होगी। 10 दिनों में आवेदन का PDF फाइल जमा होगी। 3 चरणों में पूरा होगा। पहला, सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाए, यहाँ सर्विसेज सेक्शन में दिए गए फॉर एम्प्लॉयज लिंक पर क्लिक करें। इससे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। उसके बाद इससे आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहाँ ऑनलाइन सर्विस लिंक पर जाएं और 1 मेंबर 1 अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ वर्तमान नियुक्ति से जुड़ी हुई निजी जानकारी और PF अकाउंट की वेरीफाई करें। उसके बाद 3rd नंबर में इसके लिए आप गेट डिटेल्स का विकल्प पर क्लिक करें। इस तरह से आप लगातार प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको नॉमिनी जोड़ने की अंतिम तिथि भी जो है पास की गई है। PF खाते को आधार कार्ड से लिंक करने और इससे नॉमिनी को जोड़ना को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी अंतिम तिथि जो 31 दिसंबर है। अगर EPFO सदस्य नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं तो उन्हें मिलने वाले कई तरह के लाभ रुक जाएंगे। इनमें जो कर्मचारियों के असमय निधन पर नॉमिनी को मिलने वाला फंड और पेंशन शामिल है। तो ये 6 प्रोसेस से जो है 6 चरणों से जो है आप कोई कंपनी बदल रहे हैं तो उसका EPF जो है या फिर कहा जाता है EPF खाते को जो है अब उसको भी बदल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कुछ नॉलेज से जुड़ी हुई इंटरेस्ट मीटर की बात की जाए तो बैंक FD में 3 साल में FD सबसे ज्यादा या कहा जाए तो सबसे अधिक 7% की ब्याज पर ऑफर कर रहा है सूर्योदय लघु वित्त बैंक। सूर्योदय लघु वित्त बैंक जो कि 7% उच्चतम दर है। सिटीजन के लिए लगभग 7.30% दे रहा है। 3 वर्ष की अवधि है। उसके बाद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन लघु वित्त बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक 23 दिसंबर 2021 को बैंक द्वारा विगत दरों में जो है ये बातें की गई है। bankbazaar.com से जो है इसकी जानकारी हासिल की गई है। तो ये रेट है, आप देख सकते हो FD पे यानी फिक्स डिपॉजिट पे, सादी जमा पे, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। और भी बैंक है ऐसे, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है ऐसे, जिसमें आपको अच्छी खासी रकम मिलने वाली है ब्याज के रूप में। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या आप जानते हैं 26 साल
पहले रास्ता भटके तो दिखा कारोबार, आज भारत में जीपीएस नेविगेशन मार्केट में एकाधिकार। तो भारत में जीपीएस नेविगेशन मार्केट में 95% पर जो है हिस्से पर कंपनी का दबदबा है। आईपीओ के बाद कंपनी में 54% हिस्सेदारी रसीम राकेश वर्मा दंपति की है। इस स्टार्टअप का 2020-21 में प्रॉफिट मार्जिन 31%, रेवेन्यू यानी 192 करोड़ रुपया था। चालू वित्त वर्ष में पहली 2 तिमाही में प्रॉफिट मार्जिन 46% तक पहुंच चुका है। तो बता दो कि 1990 के दशक के मध्य में राकेश वर्मा 77 साल और रसीम वर्मा उनकी वाइफ 65 एक बार फिर बाजार घूमने गए। इसी दौरान रास्ता भटकने से उन्हें डिजिटल मैपिंग का आइडिया आया। उन्होंने देश के बड़े शहरों की सड़कों जगहों को डिजिटली चार्ट कर दिया था। आज गूगल समेत तमाम कंपनियां उनकी सेवाएं लेती है। वर्मा दंपति की कंपनी मैप माई इंडिया के शेयर हाल ही में शेयर घरेलू शेयर बाजार में 53% प्रीमियम के लिस्ट हुए हैं। इससे वर्मा संपत्ति की जो है दंपति की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। तो एक बहुत बड़ा कहा जाए तो उपलब्धि है भारतीय दंपति के लिए, जिन्होंने जो है ये मैप माई इंडिया नाम का ऐप बनाया, जिसके माध्यम से अब आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हो। गूगल भी इसका उठा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी उठा रहा है, यानी इंडिया में आप कहीं भी जाना चाहते हो, कोई तरह का प्रॉब्लम है तो इसका हेल्प ले सकते हो। तो ये था कुछ जानकारियाँ। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी और सभी को हैप्पी न्यू ईयर।